नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मांग उठ रही है कि कार्रवाई अब तक क्या हुई, बताया जाए कौन सी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच हलचल भी तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और इधर मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। आज सुबह सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। काफ़ी देर तक मुलाकात हुई है। उसके बाद इस मुलाकात के पीछे निश्चित तौर पर जो पहलगाम में हमला हुआ है वो रहा होगा। हालांकि क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे पर ये मुलाकात हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है वो पहलगाम का ही मुद्दा है और निश्चित तौर पर उसी मुद्दे पर बात हुई होगी। और इस बीच जो कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, जो तमाम सवालों की सूची है जो लगातार पूछे जा रहे हैं सरकार से, सरकार की खामोशी पर सवाल भी उठाए हैं और कहा जा रहा है कि ये अब तक कार्रवाई क्या हुई और जो सिक्योरिटी लैप्स की खबरें आई हैं वो क्यों हुई, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, उस पर सरकार का क्या रुख है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज सुबह ही एक ट्वीट किया है और उसमें उन तमाम सवालों की सूची उनसे पूछा गया है कि आखिर ये सारी चीज़ें, ये घटना हुई कैसे, इसका जवाब दिया जाए। वहाँ पर सुरक्षा के कमज़ोरी जो थी और वहाँ पता कैसे नहीं चला, बहुत सारे सवाल जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी हलचल हो रही है। लेकिन लगभग एक हफ्ते बीतने के बावजूद अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में भी कहा, वहां पर एक सभा में कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी कल ही यानी रविवार को जो उनका नियमित कार्यक्रम होता है मन की बात, उसमें भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अभी तक इंतजार ही है लोगों को कि ये सख्त कार्रवाई कब होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी। पानी, सिंधु नदी के पानी रोकने की बात पहले दिन से जो घटना के दूसरे दिन ही कर दी गई, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों रोका गया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सख्त कार्रवाई कौन सी होगी ये पूछा जा रहा है, उसका जवाब नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की प्रधानमंत्री से, उसके बाद भी उसमें चर्चा क्या हुई, किस मुद्दे पर बात हुई, इसके बारे में नहीं जानकारी है। लेकिन सब लोगों का सवाल यही है, देश भर में जो लोग गुस्सा हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनका सवाल है कि कौन सी सख्त कार्रवाई हो रही है और कब ये कार्रवाई होगी। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, कौन सी कब कार्रवाई होगी इसको लेकर, और सख्त कार्रवाई जो बाबर कहा जा रहा होगी। प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से कहा कि आतंकियों के पनाह देने वालों को, आतंकियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी होगी जी, तो वो कैसी होगी इसके बारे में तो बताया जाए कैसी होगी। और पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है ये भी होना चाहिए। इधर पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि इसमें इसकी जाँच के लिए जो है रूस और चीन को भी इसमें शामिल करो जांच में। तो पाकिस्तान के अपने अलग राग चल रहे हैं। इधर जो विदेशी नागरिक, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको यहाँ से जो निकाला जा रहा है उनके अपने अलग तर्क हैं। वो कह रहे हैं कि किया किसी ने, भुगतना किसी को पड़ रहा है। तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो बात समीर चल रही है वो सिंधु नदी का पानी रोकने की जो बात है उसको लेकर सबसे ज़्यादा चल रही है। और ये इसलिए चल रही है कि सिंधु नदी का पानी आप किस तरीके से रोकेंगे। पहले भी खबरें आई कि इससे पहले भी 10 सालों में 3 बार जो है घोषणा कर चुकी है केंद्र सरकार कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा। तो अगर आपने जब पहली बार घोषणा की थी सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा, उस पर अगर कुछ काम किया होता तो अब रोकने की आपकी स्थिति भी होती जी। पानी रोका तो नहीं गया, बल्कि खबर यह है कि वो झेलम और चिनाब का पानी जो वो छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पाकिस्तान में पानी ज़्यादा हो गया। तो कहाँ तो सूखा मारना था, वहाँ जो है वो अब मौज ले रहे हैं पानी में आराम से। तो ये तो यानी एक तरीके से इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं समीर जी कि ये पानी जो मसला है, ये पानी का मसला किस तरीके से होगा। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री से मिलने का राजनाथ सिंह जी को अवसर मिला है। और वो भी 40 घंटे जो है उनकी बातचीत, 40 मिनट, हाँ 40 मिनट पर बताया जाता है उनकी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि राजनाथ सिंह जी की 40 मिनट जो है प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई है और उनको मिलने का अवसर मिला। लेकिन उसका नतीजा क्या है ये अभी तक नहीं आया। हो सकता है शाम तक बता दिया जाए क्या नतीजा आया, या कोई कूटनीति रणनीति तैयार हो रही हो, दोनों ने मिलकर तैयार की हो। तो अगर कोई ऐसी गुपचुप रणनीति है तो अलग का मसला है, तो वो देश के सामने या किसी के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन देश को ये आश्वस्ति जरूर मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से कि इस पर एक्शन होगा। वो एक्शन किस तरीके का होगा। देखिए, बहुत से लोग तो युद्ध की बात कर रहे हैं, तो युद्ध मसले का हल नहीं होगा। और युद्ध अगर होगा तो फिर दूसरे देशों को जो है वो अवसर मिल जाएगा इसमें हस्तक्षेप करने का। तो युद्ध के अलावा क्या विकल्प हो सकते हैं,
असली पहचान जो होती है नेतृत्व की समीर जी, वो यही होती है कि बिना युद्ध किए आप दुश्मन को झुकाकर ले जाएं। तो ये अब नेतृत्व की जो है परीक्षा की घड़ी है कि किस तरीके से सरकार जो है वो कदम उठाती है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? अब करते तो आप तब जब सर्वदलीय बैठक कुछ और कदम उठाए गए हैं, पाकिस्तान के कुछ जो डिजिटल चैनल्स हैं उनको बैन किया गया है। इसके अलावा जी 16 अगर यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं तो यहाँ डॉन टीवी कौन देखता है या समाज टीवी यहाँ कौन देखता है? उसको बैन करने का क्या मतलब है? उसको देखते हैं, और जो अगर देखते भी होंगे तो वो तो जो है VPN लगा कर भी देख लेंगे, प्रॉक्सी पर देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। अब वो सुप्रिया श्रीनियत है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तो बहुत बोलती भी ज़्यादा हैं, तो उन अब वो कह रही है कि ठीक है ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अगर जो आपकी जो चैनलों पे पाकिस्तानी जो गेस्ट्स आके बैठ रहे हैं, जो पाकिस्तानी पत्रकार बैठ रहे हैं, वहाँ के राजनेता आके बैठे हैं, उन पर रोक कब लगेगी? और हम लोग देख रहे हैं समीर जी, एक जो सबसे तेज चैनल का बताया जाता है और वो जो उसकी एक बड़ी एंकरानी हैं, बहुत गुस्से में रहती हैं हमेशा, तो वो देख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी बैठा हुआ है, वो हमारे जो बीजेपी के गालीबाज प्रवक्ता कहे जाते हैं उनको रेल रहा है बुरी तरीके से, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो मतलब आप यहाँ क्यों बैठा रहे हैं कि आप, मतलब चलिए बहस होती है, आप कांग्रेस को बुलाते हैं, सपा को बुलाते हैं, तमाम पार्टियों को बुलाते हैं, तो ये समझ में आता है कि भाई एक डिबेट हो रही है तो सारी पार्टियों का पक्ष आया है। हालांकि वो भी मुर्गा लड़ाई होती है, तीतर लड़ाई, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लोगों को बैठाने का क्या मतलब है इन टीवी चैनलों पर? भाई पाकिस्तानी जो बैठेगा आपकी बात तो कहेगा नहीं आकर, वो कहेगा पाकिस्तान की बात। तो पाकिस्तान की बात आप यहाँ क्यों सुनाना चाहते हैं? पाकिस्तान की क्या तर्क है? ये सवाल तो उठता है ना इन टीवी चैनलों से। जी बिल्कुल सवाल उठता है, और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं लगातार। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज एक विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, उसमें इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। सरकार को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही गई है किसी भी कार्रवाई को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक नज़र डालते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछे हैं सरकार से और जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, ये सवाल सर्वदलीय बैठक में भी उठे, उसके बाद सरकार ने भी माना, लेकिन मानने के बावजूद ऐसा हुआ क्यों, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसकी जांच के लिए क्या किया गया है? NIA को सौंप दी गई है जांच। क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुआ, किस तरह से आतंकवादी पहुंचे और इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया, 28 लोगों की जान चली गई, इन सब चीज़ों पर तो वो देखे हैं। सूची एक ट्वीट की है कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, और लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे? अब ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इनमें से किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तक उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनको बर्खास्त करने की सिफारिश कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब न तो मिला है और ना ही मिलता दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि इन सवालों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, ये भी नहीं दिख रहा है। हाँ, सरकार गंभीर है, ये भी नहीं दिख रहा है, और सरकार की गंभीरता तो समीर जी उसको क्या ही कहा जाए अभी तक। देखिए अब कल खबर आई कि साहब जो NIA जो है उसने राज्य पुलिस से जांच जो है अपने हाथ में ले ली है सरकार के आदेश के बाद। अब जब कल NIA ने जांच कल अपने हाथ में ली है, तो अभी तक जो खबरें चल रही थी वो सोर्सेज के वाले से वो किसकी तरफ से चल रही थी? जब NIA के हाथ में जांच ही कल आई है, तो अब तक क्या हो रहा था? और कल ही जांच इतने दिन के बाद क्यों आई? लगभग एक हफ्ता होने को आ जाएगा, कल एक हफ्ता पूरा हो जाएगा। जी हाँ। तो अब कल अगर जांच ली गई है NIA के हाथ में, तो तुरंत NIA को जांच क्यों नहीं दी गई? अगर इसी गति से जांच लेने में ही जो एक हफ्ता लग जाएगा कि NIA पास जांच आएगी, तो जांच किस गति से चलेगी, उसका जांच का परिणाम कब आएगा हम समझ सकते हैं। 2029 के चुनाव तक भी इसका परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि 2019 से पहले जो पुलवामा हुआ उसकी क्या जांच हुई, कहाँ पहुंची, उसका परिणाम अभी तक नहीं आया। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल किया है कि भाई इसके जांच का क्या परिणाम होगा और आप हमें जो है कब बताएंगे, इसका क्या होगा, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये कौन बताएगा, और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। भाई जब सरकार ने मान लिया, एक तो समझ लीजिए कि जो आकर बोला था उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री ने किरण रिजिजू ने कि चूक हुई, और ये बताया गया है सर्वदलीय बैठक में। उसके बाद जिस टीवी चैनल ने वो क्लिप चलाई थी
वो बताया जाता है कि वो क्लिप जो है उस चैनल ने डिलीट कर दिया, पता नहीं है क्या है, लेकिन वो तो और जगह भी सब आ चुका था, हम लोगों के पास भी उनकी बाइक है वो। हाँ, वो तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था और स्वीकार किया, तमाम लोगों के पास है। लेकिन ये अब यही सवाल ये उठा है, कांग्रेस ने भी आज जो सवाल पूछा वो यही। लेकिन एक चीज और भी है अमलेंदु जी, उस सर्वदलीय बैठक में कुछ और भी बातें आई हैं। कुछ अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जो जानकारी दी वो गलत जानकारी दी। उनका ये कहना था कि बैसरन घाटी जहां पर यह हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, जहां 28 लोगों की जान चली गई, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वहां पर यह सूचना नहीं दी गई थी कि वहां पर्यटकों के लिए उसको खोल दिया गया है। ये जानकारी दी गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री को, और यही जानकारी वहां सर्कुलेट हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का, चूंकि जो बैसरन घाटी है पहलगाम की, ये पहलगाम विकास प्राधिकरण उसको संचालित करता है, उसको मैनेज करता है। उनका कहना है ये तो बंद ही नहीं होती, केवल जब बर्फबारी होती है, मौसम जब प्रतिकूल रहता है उस समय ये बंद रहता है। तो यहाँ पर ऐसा जानकारी देना इस तरह की ये कोई प्रक्रिया नहीं है, अपने आप वो हमेशा ही वो घाटी पर्यटकों के लिए खुली रहती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों को या तो वो खुद गलत जानकारी दे रहे हैं या उनके पास खुद जानकारी नहीं है। तो ये सारे सवाल अब उनका जवाब मांगा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि बॉर्डर के उस पार से अगर आतंकी आ जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में और कई दिनों तक वहां रहते हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या वहाँ कोई सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सिस्टम को लेकर सवाल है। और समीर जी, अगर गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि साहब वो बैसरन घाटी जो है वो बंद कर दी जाती है और बिना अनुमति के वहाँ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो लेकर जाते थे, तो ये तो सरकार के ऊपर और ज़्यादा गंभीर सवाल खड़ा जी। हाँ। अभी तक तो इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हो रही थी, यहाँ तो सीधे सीधे सरकार की फेल्योर की बात है कि बैसरन घाटी में अगर बंद हो जाता है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो है वो 2000 लोगों को ले जाकर वहाँ यात्रा करा रहे हैं और आपको जानकारी ही नहीं है, सरकार को जानकारी ही नहीं है, तो इसका मतलब सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात है और इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। और इसीलिए कांग्रेस ने सवाल उठाए और ये पूछा है कि भाई जो 28 लोगों की जान गई है इसका जिम्मेदार कौन है और आतंकी जो है वो बॉर्डर के अंदर कैसे आए, इसका जवाब कौन देगा? ये तो प्रधानमंत्री को देना है। और जो महत्वपूर्ण बातें आखिर में जो कही गई हैं समीर जी इस सवाल में कि क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, एक सवाल ये पूछा गया है, और दूसरा क्या पीएम मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे? मुझे लगता है कि ये दोनों काम नहीं होंगे जी, ये दोनों ही काम नहीं होंगे, क्योंकि गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। सरकार ने चूक भले ही मान ली है लेकिन गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, चूंकि देना चाहिए। अगर चूक मानी है सरकार ने तो वो इस्तीफा भी गृह मंत्री का बनता ही है। तो ये सवाल ठीक है। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे तो कहाँ लेंगे जिम्मेदारी जी? क्यों जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी लेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। किसी अभी तक घटना की जिम्मेदारी किसने ली? तो जिम्मेदारी लेने का तो संस्कार ही लगता है कि पार्टी में नहीं है या उसका कोई नियम ही नहीं है। नहीं, नियम ही नहीं है। और जिम्मेदारी क्यों ले लेंगे? जिम्मेदारी लेंगे तो इस्तीफा भी तो देना पड़ेगा। जी हाँ। तो कांग्रेस से कैसे सवाल पूछती है प्रधानमंत्री से कि जिम्मेदारी ले लो इस्तीफा दे देंगे? अरे कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं, आप कह रहे हैं इस्तीफा मतलब मांग रहे हैं, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए कि प्रधानमंत्री जो जिम्मेदारी लेंगे। प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, भाषण देना। भाषण देते हैं, वो रोज देते हैं, दिन में 4-4 बार दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल ही वो मन की बात करके चुके हैं, पाकिस्तान का पी नहीं बोले हैं उसमें आप कल के मन की बात में। तो जिम्मेदारी लेने और इनके सवाल पूछने वालों पे तो अब तो एफआईआर भी दर्ज हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार सवाल पूछ रही है, उस पर अभी तक तो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जा रही है अगर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ, एफआईआर दर्ज हो जा रही है। वो जो लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर जी, उनके ऊपर जो है एक हुई है एफआईआर, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो ट्वीट किया है समीर जी, और उनका जो कहना है उसमें उन्होंने लिखा है कि पहलगाम हमले, आप पढ़ के सुनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर कराकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? वही बात है, ये लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, और इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि लगातार ये सवाल पूछ रही हैं, वही सारे सवाल जो देश में तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, कैसे इतने लोग वहां घुसाए, इतनी संवेदनशील जगह है, वहां पर 2000 लोग जमा हैं, पर्यटक हैं, बाहर से गए हुए हैं देश भर के अलग अलग इलाकों से, उनकी सुरक्षा के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है, सब कैसे हुआ? यही सवाल इन्होंने भी पूछे, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। बहरहाल इसको लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पारित हुआ है। आज स्पेशल सेशन बुलाया गया विधानसभा का और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है, निंदा की गई है इस आतंकी हमले की, और
जो भी कदम सरकार उठाएगी उसका समर्थन देने की बात कही गई है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो ही रहे हैं और सरकार को समर्थन देने की बात आधिकारिक रूप से विपक्ष के तमाम नेताओं ने कही, सर्वदलीय बैठक में कही। हर पार्टी के नेता अलग अलग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई कदम उठाई है या नहीं उठाई है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। हाँ, इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है कि सरकार ने आखिर कदम उठाए तो कदम क्या उठाए और सरकार कहाँ तक बढ़ी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बड़ी हलचल जो है वो हो गई है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है आज जाकर 40 मिनट मिले हैं प्रधानमंत्री से। एक तो समझ लीजिए कि हफ्ताभर होने को आ गया, रक्षा मंत्री को जाकर हफ्ते भर बाद जो है जाकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल पाता है। आप समझिए कितना चुस्ती के साथ हमारी सरकार काम करती है। प्रधानमंत्री 24-24 घंटे जो काम करते हैं वो इसीलिए इतना व्यस्त रहते हैं कि रक्षा मंत्री से भी मिलने का समय जो है हफ्ते भर के बाद मिल पाता है। आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस समय एक ये भी खबर आ रही है अमलेंदु जी की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आज एक बार फिर बैठक होने, जो संसद की सुरक्षा मामलों की समिति है उसकी बैठक हो रही है। तो ये अब कई डेवलपमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा अमलेंदु जी ने बताया कि सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई, अब जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होने वाली है दोपहर 3 बजे। कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनमें निकल कर क्या आ रहा है पता नहीं चल पा रहा है। देखते हैं जब संसदीय समिति की बैठक होगी रक्षा मामलों की, उसमें क्या होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है और अब वो पहली विधानसभा है जिसने इसके बारे में प्रस्ताव पारित किया है। देखते हैं विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, क्या कहा गया उसमें और किस तरीके से वहां की विधानसभा ने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। स्पेशल सेशन बुलाया और इसी तरह के स्पेशल सेशन बुलाने की बात की जा रही है। कपिल सिब्बल बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। उन्होंने घटना के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सलाह दी थी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। लेकिन स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। सुनते हैं सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में क्या कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी। And resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir. The values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who while bravely attempting to save tourists laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstrations across towns and villages and the spontaneous तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, जो जिनकी जान गई उनको श्रद्धांजलि दी गई और सरकार को समर्थन देने की बात कही गई है। वहां पर इसकी निंदा की गई जो आतंकी घटना वहां पर हुई है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज ये हुआ है, विशेष सत्र बुलाकर वहां पर श्रद्धांजलि दी गई और जो इस घटना की जो पहलगाम में हुई है, आतंकी हमला हुआ है, उसकी निंदा की गई है। देश भर में उसकी निंदा की जा रही है और इस बीच राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लंबी बातचीत हुई है और अब रक्षा मामलों की संसदीय समिति जो है उसकी भी बैठक होने वाली है दोपहर 3 बजे। और इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि सरकार, एक हफ्ता बीतने को है, क्या कार्रवाई हुई जिन लोगों ने पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल, एक दिन में क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं समीर जी। और जो पानी छोड़े जाने वाली बात है समीर जी, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक हैं विजय वडेट्टीवार
और विजय वडेट्टीवार ने आज 2 बार बातचीत की है। एक तो उन्होंने खुद अपना वीडियो पोस्ट किया है और एक उन्होंने एजेंसी से बातचीत किया। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पानी की बात कर रहे हैं इसमें 20 साल लगेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। इस तरह की बातें करना, जो करना है ठोस एक्शन लिया जाए। तो ये ठोस एक्शन की बातें समीर जी अब सब तब सोच रही है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। सब पानी बंद कर दिया, 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी, कि PUBG बंद कर दिया, इस तरह की चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है। कार्रवाई ठोस करनी पड़ेगी और सरकार को जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि उत्तरदायी होना पड़ेगा देश के प्रति, कि देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर काम करना पड़ेगा। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, तो एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है विजय वडेट्टीवार ने, कांग्रेस के नेता हैं, इसको लेकर कि क्या कार्रवाई जो हो रही है वो कार्रवाई किस दिशा में जा रही है, कोई ठोस कार्रवाई है या फिर वो केवल दिखाने के लिए है। क्योंकि सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात ये किसी के गले नहीं उतर रही है कि आखिर इस कार्रवाई को अंजाम देने का, इसको अभी ना तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये कौन सा बड़ा फैसला है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो 500 से ज़्यादा नागरिकों को भेजा जा चुका है और ये वो लोग थे यहाँ पर जो आए हुए थे। हालांकि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा पर ही भी हैं, उसकी अवधि समाप्त हो गई, 28 तारीख तक डेडलाइन दी गई थी। लेकिन इन सारी कार्रवाइयों को सीधे तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा रहा है कि इससे उनको क्या सबक मिलने वाला है। बहरहाल सुन लेते हैं विजय वडेट्टीवार को, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं सिंधु नदी के पानी को रोकने के मसले पर। देखो, कोई सीएम बोलने से क्या पंतप्रधान की भाषा भूमिका बदलती क्या? ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, पर इनकी युद्ध करने की तैयारी है तो करो ना। पाकिस्तान ने तो ओपन चैलेंज दिया है। तुम लोग कोई अगर ये समझौते की भाषा करते हैं तो पाकिस्तान की भाषा होती है। आज क्या स्थिति में युद्ध क्या पुराने वाला है? किसी के फायदे का होता है? इससे कितना बड़ा नुकसान होता है? आप लोग फलती बातें करते हो वो पानी बंद करने की। अरे कहाँ पानी बंद होगा? 20 साल लगेंगे पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए, अभी वहां पे डैम बनाकर ये करने के लिए। ये सब बातें हैं, गुमराह करने वाली बात है। और सीतारामन जी ने कहा मैंने तो ठीक संग से सुना नहीं, पर उन्होंने कहा कि लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई किसी देश के लिए नहीं ठीक है। अगर करना है, धमक है तो सरकार में करे, उनको कौन रोका है? तो सिंधु नदी के पानी को रोकने को लेकर उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार कि ये किस तरह की कार्रवाई है और इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो असली कार्रवाई होनी चाहिए उन आतंकियों को सबक सिखाने की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो पनाहगार थे, यानी जो पनाह देने वाले लोग थे, आतंकियों को शरण देने वाले लोग थे, उनके घर गिराए गए हैं। पिछले 2-3 दिनों में कई जगहों पर कई लोगों के घर गिराए गए हैं। उसको इस प्रत्यक्ष कार्रवाई से देखा जा रहा है। लेकिन जो आतंकी उसमें शामिल थे अभी तक वो पुलिस की, सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है। इसलिए पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी कार्रवाई अब तक हो रही है। हाँ बिल्कुल, कौन सी कार्रवाई हो रही है इसको लेकर पूछा जा रहा है। और साफ तौर पे ये है कि सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए वो सवाल पूछा जा रहा है। और आज सुनते हैं साहब उनकी अखिलेश यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हाँ। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं समीर जी, वो जयपुर में हैं और वहाँ वो संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहाँ रैली है वहाँ उसकी। और सरकार के ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल कांग्रेस ने भी उठाए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं जयपुर और वो थोड़ी देर में वहाँ रैली को संबोधित करेंगे, तो वो भी हम लोग दिखाएंगे अपने दर्शकों की वहाँ चल क्या रहा है। इधर समीर जी, ये जो जम्मू कश्मीर में एक जो मुख्य सचेतक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, उन्होंने भी ये कहा है कि ये क्रूर हमला था और ये हमारी संस्कृति नहीं है, निर्दोष लोगों की हत्या जो पूरी मानवता की हत्या है। तो ये इसको भी सुना जा सकता है कि मुबारक गुल ने क्या कहा है समीर जी। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं मुबारक गुल और जम्मू कश्मीर में लगातार वहां पर इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें निंदा की गई है उस घटना की। मुबारक गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनको सुनते हैं क्या कहा है। और हर तरफ से ये मांग हो रही है कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे उन आतंकियों के खिलाफ और उनका साथ देने वालों के खिलाफ, उसका षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ। लेकिन अब तक कार्रवाई हो नहीं रही है। सुनते हैं मुबारक गुल को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं जम्मू कश्मीर में, क्या कह रहे हैं। एक कर लो ना सर, क्या कहेंगे आज जो स्पेशल सेशन? आज ये अभी रेफरेंस जो आम आदमी करारदाद
स्पीकर साहब ने रखी है हाउस के सामने, और इसमें ऑनरेबल मेंबर्स अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और ये जो दुखित ये मामला हुआ पहलगाम का अटैक, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा हुआ वहाँ पे, और ये इंसानियत सोज वाक़ा हुआ। और इसमें कभी कोई मजहब में कि हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि जायज़ कि किसी निहत्थे को मारना, एक निहत्थे को मारना, एक बेगुनाह को मारना सारी इंसानियत के मारने के बराबर है। और कश्मीरी कल्चर भी नहीं है कि हमारे मेहमान नवाजी में, और अगर दुश्मन भी आए मेहमान मन के, उसको भी मेहमान नवाजी करनी होती है। ये इस्लाम की रिवायत है। और जो वहाँ पे हुआ, ये ताजियत के लिए मीटिंग है, इसमें हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये जो उनकी फैमिली के साथ ताजियत का इजहार करेंगे, ताकि वो उनको सब्र परमात्मा दे, क्योंकि ऐसे वाक़ात हुए जिससे छिलनी हो गई। और ये पहली बार सारे कश्मीर ने इसको कंडेम किया, सारे लोगों ने इसको कंडेम किया, सारे जो हमारे बच्चियाँ बच्चे सारे लोग निकल गए बाहर, कैंडल मार्च हुआ घंटाघर के सामने, और ये एक वाक़ा हुआ, इसकी सब मजबूत करते हैं। ये इसमें ये है कि आज ये बात भी करार था, इसीलिए ये रखा गया। कुछ नेता कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, आपका क्या है एनसी का? अभी हम हाउस में बता देंगे क्या होगा। अभी मेरी बात सुनिए। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं मातमी करार है, और जब डिबेट होगा इसमें तब हम बता देंगे क्या आगे क्या रणनीति क्या होनी चाहिए। चलो। तो हामिद गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उस घटना की निंदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज विशेष सत्र हो रहा है, निंदा की गई, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें निंदा प्रस्ताव था पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी घटना। और एक तरफ से पूरे देश से अलग अलग जगहों से मांग हो रही है कि सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कार्रवाई क्या हुई, और वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आतंकवादी कैसे इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उस जगह पर पहुंच गए जहां हजारों की संख्या में पर्यटक जमा हैं और वहां सिक्योरिटी की, सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो बहुत सारे सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कार्रवाई सरकार कर रही है और कब तक ये कार्रवाई होगी, क्योंकि हफ्ता भर बीतने वाला है इस घटना के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, एक बार बिहार की एक सभा में और दूसरी बार कल यानी रविवार को जो उन्होंने मन की बात की। बावजूद इसके लोगों को इंतजार है उस सख्त कार्रवाई का जो प्रधानमंत्री जिसका आश्वासन दिए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सख्त कार्रवाई का इंतजार है, और प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कार्रवाई होगी, जब आपको रक्षा मंत्री से मिलने का ही समय जो 6 दिन के बाद मिल रहा है समीर जी, और सर्वदलीय बैठक में आप नहीं जा रहे हैं, तो प्राथमिकताएं तो इस पर सवाल उठेंगे। चलिए, देर हो आज दुरुस्त, अगर देर से भी कोई कार्रवाई होती है तब भी माना जाएगा, लेकिन कार्रवाई आखिर होगी क्या, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और जैसा कि युद्ध को लेकर बार बार बात की जा रही है, युद्ध होगा, युद्ध किया जाए, हमला कर दिया जाए, उससे क्या परिणाम निकलेंगे, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। चूँकि जैसा कि विजय बजरंगी कह रहे थे कि क्या आज का समय वो पुराने युद्ध वाला समय है क्या? जाहिर सी बात है कि पुराना युद्ध वाला समय नहीं है। आज तो लड़ाई कूटनीति से, दिमाग की लड़ाई है, तो दिमाग से इस समय लड़ना है, और पाकिस्तान को मजबूर किया जाना है कि वो हमारे यहाँ आतंकी भेजना बंद करे। और जो पश्चिम के देश हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको पैसा देते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप ये पैसा पाकिस्तान को देना बंद कीजिए और पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए, उसको पूरी दुनिया में अलग थलग किया जाए जी। तो ये एक जरूरी काम है। तो अब यहीं पे जो है हमारे नेतृत्व की परीक्षा होगी असली कि वो कूटनीति में कितना माहिर है। जेडी वेंस के बच्चों को खिलाने से समीर जी पहलगाम के हमले का जवाब नहीं दिया जा सकता जी, है ना। जेडी वेंस के बच्चों को गोद में खिलाकर उनको मोर पंख देने से पहलगाम के हमले के आतंकियों को अगर जवाब मिल जाता तो 3 मोर पंख की बजाय आप 30 मोर पंख दे देते तो और ज़्यादा बड़ा जवाब मिल जाता जी। तो जो काम होना है असली, उस पर बातचीत होनी चाहिए कि काम क्या होगा, किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसी का इंतजार हो रहा है कि आखिर ये करारा जवाब कब दिया जाएगा। करारा जवाब देने के लिए अब कब समय आएगा, 1 हफ्ता बीतने को है, और वहाँ पर जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है वो भी अपने इसी इंतज़ार में है कि आखिर कब सरकार जवाब देगी, क्या जवाब देगी, किस तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये ज़रूर हुआ है कि कई बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो सिंधु नदी के पानी को रोकने का फैसला हो, पाकिस्तानी जो नागरिक भारत में हैं उनको बाहर भेजने का फैसला हो, राजनयिकों की संख्या कम करने का फैसला हो, ये सारे फैसले अपनी जगह हैं। लेकिन ये कोई भी फैसले इस तरह के नहीं हैं जो सीधे तौर पर उन आतंकवादियों को सज़ा दे रहे हैं या सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है।
तो उसी का इंतजार है लोगों का कि ये कब होगा। और आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लंबी बातचीत हुई है दोनों के बीच, क्या बातचीत हुई ये जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन आज शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे जो सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति है उसकी भी बैठक होने वाली है। कुछ बड़े फैसले का इंतजार इस तरह की बैठकों के बाद लोगों को रहता है और अभी भी है, लेकिन 6 दिन बीत गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर कब, हाँ बिल्कुल, आखिर कब ये सवाल है। और निश्चित तौर पर समीर जी कि अब तक सरकार की कार्रवाई क्या हुई इसको लेकर सवाल है जी। बातें तो बहुत हुई हैं, प्रधानमंत्री ने भी बातें कही हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। नाम चलिए ना भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, किसी का नाम लीजिए ना लीजिए, लेकिन जो कार्रवाई होनी है वो साफ तौर पर कार्रवाई देखनी चाहिए कि कार्रवाई क्या हो रही है, और देश को कम से कम भरोसे में लिया जाना चाहिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कार्रवाई होती हुई समीर जी किसी भी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही है अभी तक तो। जी बिल्कुल, वो कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पर सवाल पूछ रही है। सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि सवाल पूछने वाले लोगों पर एफआईआर भी हो रही है। वही सवाल, लेकिन एक बार देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आज सवाल पूछे हैं। सुरक्षा में लैप्स के मुद्दे पर सवाल पूछे हैं, जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछे हैं। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का नाम बार बार इसलिए आ रहा है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। वहाँ की पुलिस व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो या तो पीएमओ के अधीन आती हैं या गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो वहाँ की जिम्मेदारी किसके पास है? और जो खबरों में ये आ भी रहा है कि वहाँ पर जो बैसरन घाटी में किस तरह से पर्यटक वहां पहुंचे, उसकी सूचना भी गलत सूचना दी गई है गृह मंत्रालय को। तो ये सारी चीजें, जो कम्युनिकेशन गैप भी है और भी सारे सवाल हैं, बॉर्डर पार करके आतंकवादियों का आना है, इन सारे सवालों पर अब तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, पूछा जा रहा है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आता है, या तो किसी चुनावी सभा में आता है, जैसा कि बिहार में उन्होंने बहुत सख्त चेतावनी दी, या फिर मन की बात में आता है। अभी तक किसी जो सर्वदलीय बैठक है उसमें नहीं आए, और न ही उन्होंने देश के लोगों से बात करने की टेलीविजन या आकाशवाणी के जरिए कोई कोशिश की है। मन की बात तो नियमित कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है कि उसमें उनको बोलना ही था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी। हाँ, वो वैसे भी वो तो उनकी मन की बात है ना। देश की बात कहाँ है? बात तो ये है कि देश की बात हो जी। मन की बातें तो होती ही रहती हैं, देश की बात कब होगी? तो बात ये कि प्रधानमंत्री को जो देश की बात करनी चाहिए थी उसको लेकर बातचीत जो है वो नहीं अब तक सुनाई पड़ी है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं समीर जी वहाँ जयपुर में, और वहाँ अभी सचिन पायलट बोल कर चुके हैं, और अभी अशोक गहलोत बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी थोड़ी देर में वहाँ अपना बात रखेंगे। जी बिल्कुल, ये जयपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन है, जिसमें कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता हैं, राजस्थान के भी कई नेता हैं, अशोक गहलोत हैं और सचिन पायलट हैं, और भी कई नेता हैं इसको लेकर। और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है। एक बार हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी के उस आधिकारिक ट्विटर हैंडल को, जिसमें कई सारे सवालों की एक सूची है। पूछा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ? आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए? 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे? अब ये सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री में देंगे, और प्रधानमंत्री खुद सीधे तौर पर किसी का सवाल ही नहीं ले रहे हैं, तो जवाब क्या देंगे? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री सीधे बात ही नहीं कर रहे, किसी से जवाब कहाँ से दिए जाएंगे? और वैसे भी प्रधानमंत्री सवालों से परे हैं, प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देते ही कहाँ हैं? जी हाँ, जब संसद में नहीं देते विपक्ष के सवालों के जवाब, तो बाहर आकर कोई जवाब देंगे तो ये बहुत मुझे लगता है कि ठीक नहीं है इसको देखना कि वो बाहर जाकर जो है कोई जवाब दे पाएंगे समीर जी। बिल्कुल, इसको लेकर एक बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सुरिंदर चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। एक बार देखेंगे, और जम्मू कश्मीर पहला राज्य है जिसने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि देश के तमाम हिस्सों से इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं, विरोध हुआ है और नाराजगी जताई गई है, गुस्सा है।
सरकार से मांग की जा रही है कि बेहद सख्त कार्रवाई हो आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा विधानसभा में, जम्मू कश्मीर विधानसभा में, एक बार देखते हैं उसको। This House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir. The values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who while bravely attempting to save tourists laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the तो अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, निंदा की गई और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर ने विशेष सत्र बुलाया है आज 28 तारीख को, 28 अप्रैल को इस मामले पर चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक सुझाव दिया था कपिल सिब्बल ने, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए जिसके जरिए ये मैसेज दिया जाना चाहिए कि पूरा का पूरा देश, पूरा विपक्ष, सत्ता पक्ष, सभी लोग जो भी कार्रवाई की जाएगी सरकार के साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज संसद के जरिए दिया जाना चाहिए। संसद के विशेष सत्र की मांग तो सुनी नहीं गई, क्योंकि अगर सुनी गई होती तो उस पर कोई जवाब आया होता, लेकिन पूरा देश खड़ा है इस मामले में प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ, और कह रहा है कि जो भी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरजेडी के नेता मनोज झा को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। और सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग उसमें शामिल हुए। सबका ये कहना था कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ है, सख्त कार्रवाई की जाती है तो सरकार को पूरा समर्थन है, उसमें पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आरजेडी के नेता मनोज झा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बयान में तो सब कुछ है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात है, एक रिएक्शन की बात भी है, और मेरा मानना है कि आज पूरा देश एक स्वर में बोल रहा। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भिन्नताएं होती हैं। भारतवर्ष की अवधारणा को लेकर के भाजपा का जो गठबंधन है और हमारा जो गठबंधन है वो भिन्न सोच रखता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और आतंकवाद जैसे मसलों पर हम एक स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल हमारा मॉडल नहीं होगा। हम अपने तय, हमारे पास अपने मॉडल 71 के हैं, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे, पूरा देश एक आगे बढ़ेगा। कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक तरह की सोच रखी जाएगी। हाँ, जो पाकिस्तानी स्रोत करना चाह रहे थे देश में, देश ने उसको भी नकार दिया। नफरत की फसल भी नहीं होने देंगे। आपकी अगर ये आकांक्षा थी तो उसको नेस्तनाबूद भारत के नागरिकों ने कर दिया। तो मनोज झा हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा देश अब समर्थन दे रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाए आतंकवादियों के खिलाफ, जो लोग भी इसके दोषी हैं। उसी का इंतज़ार हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी करेगी। लेकिन 6 दिन बीतने को हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। इस बात पर चिंता भी जताई जा रही है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार इतनी खामोशी से किस कार्रवाई की तैयारी में बैठी है। हाँ, सरकार की आखिर क्या तैयारी करेगी, इसी को लेकर तो समीर जी बार बार सवाल हैं जी कि तैयारी आपकी क्या चल रही है, और तैयारी अगर चल रही है तो देश को तो पता है क्या तैयारी हो रही है, और तैयारियां सरकार की हैं भी कि नहीं है, देश को कम से कम ये मालूम होना चाहिए। इसको लेकर सवाल उठाएं। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, कांग्रेस ने तो बहुत सारे गंभीर सवाल उठा दिए हैं। और ये बार बार अभी हम लोगों ने आरजेडी नेता मनोज झा को भी सुना। अमलेंदु जी 1971 की याद दिला रहे हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। 1971 का उदाहरण हमारे सामने है।
आखिर ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं, उस पर सरकार उनको सुन नहीं रही है या उन पर अमल नहीं करना चाहती है? हाँ, सुन भी नहीं रही है, अमल भी करना नहीं चाहती है। और आप देखिए, सुनने की बात तो ये समझिए कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जो सवाल किए गए, सवाल पूछे, उनके जवाब क्या आए? विपक्ष को ही सवालों के जवाब नहीं मिले तो देश को कहाँ से मिलेंगे जी। और वो तो बड़ा इस देश के ऊपर उपकार है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब का कि उन्होंने देश के सामने भी आके बताया कि चूक हुई और सरकार ने उसको मान लिया है कि चूक हुई और क्या क्या चूक हुई इसके बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। अब वो जांच चूक की कब आएगी ये तो अब अलग का सवाल है, जब आएगी तब आएगी, लेकिन ये स्वीकार कर लिया सरकार ने देश के सामने, यही काफ़ी बड़ी बात है। तो हम तो इसी को काफ़ी बड़ी बात मान के चलते हैं कि सरकार ने स्वीकार कर लिया कि चूक हुई। लेकिन चूक हो गई तो जो कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है समझिए, या विपक्ष के अन्य लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि चूक हुई तो उस चूक का जिम्मेदार कौन है? जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे, क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे इसकी? मुझे लगता है कि दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चूंकि कश्मीर की सुरक्षा तो सीधे सीधे समीर जी मोदी जी और अमित शाह जी के अंडर में है, क्योंकि वहाँ तो पुलिस भी एलजी के अंतर्गत है और एलजी जो है गृह मंत्री के अंतर्गत है, केंद्र शासित राज्य है। वहाँ के तो मुख्यमंत्री की आपने हैसियत ज्ञान प्रधान से ज़्यादा कुछ रखी नहीं है, मतलब विकास कार्य तक वो नहीं कर सकता, पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये जो सवाल है, तो इन सवालों के जवाब आखिर कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है। जी बिल्कुल, इसको सवाल ये पूछे जा रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या जवाब आएगा उसका इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा में चूक जो हुई है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जा रही है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक एक हफ्ता बीतने को है, अब तक किसी सख्त कार्रवाई का संकेत मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, बैठकें जरूर हो रही हैं आज, और एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की और काफ़ी देर तक उनकी मुलाकात दोनों की होती रही। निश्चित तौर पर इसके बारे में ही बातचीत हुई होगी, क्या बात हुई है वो बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसी से संबंधित बात हुई होगी, प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की होगी राजनाथ सिंह ने। और आज दोपहर 3 बजे संसदीय समिति जो है सुरक्षा मामलों की, उसकी भी बैठक होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक हफ्ता बीतने को है, आखिर कोई कार्रवाई कब होगी? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं या उनको जो कार्रवाई की बात कही गई है, वो कार्रवाई सीधे तौर पर उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि सिंधु नदी के पानी को रोकने की चाहे बात हो, चाहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने की बात हो, तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ अब तक 6 दिन बीत चुके हैं, कम से कम कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक उसमें शामिल आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वो चले कहाँ गए? बॉर्डर पार करके चले भी आए और उसके बाद वो उसी जम्मू कश्मीर में कहीं गायब हो गए या बॉर्डर पार करके दोबारा चले गए? ये सारी चीज़ें, ये सब कैसे हो रहा है? हाँ, और समझिए ये सवाल आपने बहुत वाजिब उठाया कि आखिर चलिए आ गए थे, मान लिया कि आ गए, आपको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वो जाएंगे वापस ये तो आपको मालूम है ना, तो वो वापस जाते हुए क्यों नहीं पकड़े गए, या कहीं छिप गए तो वो क्यों नहीं पकड़े गए? तो इसको लेकर भी सवाल है कि भाई आखिर अभी तक निश्चित संख्या नहीं पता है कि कितने थे, 5 थे, 7 थे, 10 थे, कुछ नहीं पता है। और महत्वपूर्ण बात समझिए ये कि जब एनआईए ने जांच ही कर ली तो अब तक 6 दिन तक हो गया रहा था। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस भी अमित शाह के पास है, एनआईए भी अमित शाह के पास है, तो ठीक है, उनके एक विभाग से दूसरे विभाग को चला गया मसला। लेकिन सवाल एक विभाग से दूसरे विभाग के पास जाने का नहीं, सवाल ये कि अगर एनआईए को इसकी जांच करनी है, आपको मालूम है कि एनआईए को इसकी जांच करनी है, तो उसी दिन ये क्यों नहीं कर दिया गया कि एनआईए इसकी जांच करेगी और तुरंत उसको जांच दे दी जाएगी? तो आखिर इस जांच के नतीजे कब आएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है समीर जी उठ रहा है। जी बिल्कुल, जांच कब होगी और उसके नतीजे कब आएंगे, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा में वहाँ विशेष सत्र बुलाकर इसकी निंदा की गई है और इसको लेकर वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं और जगहों से भी। तो जम्मू कश्मीर एक पहला राज्य है जिसने इसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया है, पारित किया है, और कहा गया है कि सरकार के साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं तनवीर सादिक, उनको सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, जो जम्मू कश्मीर का आज विशेष सत्र बुलाया गया है पहलगाम में हुई घटना के मुद्दे पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, और क्या सरकार का जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्टैंड है उसकी जानकारी आधिकारिक रूप से देने के लिए। सुनते हैं सादिक तनवीर को क्या कह रहे हैं। उसको कंडेम करना, मुझे लगता है ये मुल्क में एक पहली वाहिद असेंबली है जो आज सेशन कर रही है और उसको पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रही है, और करना भी चाहिए। 22 अप्रैल में जो हमारे लोगों ने शहादत दी, जो हमारे बेगुनाह लोग मारे गए,
उन लोगों को हम खराज अकीदत, खराज तहसीन का पेश करते हैं और इस मुल्क को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की सारी पॉपुलेशन जो 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन है वो इनके साथ खड़ी है और इनके गमों में शरीक है। मुझे लगता है हर एक जम्मू कश्मीर का जो लोग है उस मातम में शरीक है, लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क की भी एक फर्ज बनता है कि जो कश्मीरी है उनको प्रोटेक्शन दे। कश्मीरी एनिमी नहीं है, जो एनिमी है उनको ढूंढ पकड़ा जाए, गिराया जाए और उनको जेल में भरा जाए, लेकिन कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी नहीं है, न वो इसमें मुलविस है। मुझे लगता है कश्मीरियों ने पहली बार इस 30 बरसों में बाहर निकले, पहली बार जामा मस्जिद में 1 मिनट साइलेंस हुई। मुझे लगता है पूरे कश्मीर इसके साथ खड़ा रहा और मुझे लगता है कि इस मुल्क को भी वो चीज समझनी चाहिए। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि तो सादिक तनवीर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पहली विधानसभा है जहां ये प्रस्ताव पारित किया गया है पहलगाम की घटना को लेकर। उसकी निंदा की गई है और सरकार से को कहा गया है कि पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की जनता और वहाँ के लोग खड़े हैं इस मुद्दे पर, सरकार जो भी कार्रवाई करती है। तो इसको लेकर मांग की जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार जल्दी कार्रवाई करेगी। 1 हफ्ते बीतने को है, अब तक किसी कार्रवाई के संकेत मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इधर जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ सम्मेलन चल रहा है। एक बार रुक करते हैं क्या है वहां पर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं और वहां अभी क्या चल रहा है सीधे रुक करेंगे, एक बार देखेंगे। संविधान बचाओ सम्मेलन जयपुर में हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। की बातें करते हो, लेकिन आपने तो वादे बड़े बड़े किए थे मोदी जी। आपने कहा था बेरोजगारी खत्म करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दूंगा। आपने कहा था महंगाई कम करूंगा। आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा। आपने कहा था सबको अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था करूंगा। लेकिन 11 साल बाद में ये हिंदुस्तान के लोग ये पूछना चाहते हैं आपके उन वादों को क्या हुआ। आपने जो वादे किए थे, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हुई थी, उस एक के बदले 100 सिर कब आएंगे, ये देश का नौजवान और देश का आम नागरिक आपसे पूछना चाहता है। अरे जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री बने वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके अपना नाम नहीं निकलवा सकता। और अब तो हद होगी राजस्थान में खड़गे साहब कि यहां जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होने के बावजूद यहां पर उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया और केवल दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची ने तो यहां बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय खड़गे साहब, बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जिस संविधान की तुम शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उस संविधान को कुचल रहे हो, उस संविधान को तोड़ रहे हो। एक कैबिनेट का मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये कहता है कि हमारे तो जयपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद हैं। गोविंद डोटासरा बोल रहे थे जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे। यही सवाल उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा चूंकि समय पहलगाम की आतंकी घटना है, वही सवाल उठा रहे हैं जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के तमाम नेता 2014 से पहले उठाया करते थे। अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने जो 26/11 की घटना हुई थी मुंबई में, वहां पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस समय उन्होंने मुंबई में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही सारे सवाल पूछ रहे थे जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी उनसे पूछ रही है। और वो ऐसा बता रहे थे कि जैसे बहुत आसान चीज़ें हैं और उस समय की तत्कालीन सरकार वो सब कदम उठाना नहीं चाह रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और अब तो प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, पाकिस्तान का पी नहीं निकल रहा है मुंह से आवाज़, तो अलग बात है। पाकिस्तान का पी नहीं निकल रहा। कल भी मन की बात की तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, बिहार गए तब भी कोई बातचीत नहीं की। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके समझ में मतलब जो देश चाहता है वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जी, और एक खबर और है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है अमरेंद्र जी, उसकी भी चर्चा कर ली जाए। JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वैसे तो बहुत ही देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन 2014 के बाद तमाम वजहों से वो अलग वजहों से चर्चा में रहा, जिसकी वजह से पहले नहीं रहा करता था।
वहां पर छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं वहां पर छात्र संघ के चुनाव। और छात्र संघ के चुनाव में जो लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन होता है उसको भारी जीत वहां पर मिली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है, जो महत्वपूर्ण 4 पद होते हैं उनमें से सिर्फ एक पद पर। अमलेंदु जी और जानकारी हमारे साथी अविनाश भी हैं, अविनाश भी तमाम जानकारी लेकर आए हैं। बताएं अविनाश, क्या रहा और किस तरह से इसके महत्व को देखा जाए? बहुत ताकत लगा रखी थी एबीवीपी ने। हाँ बिल्कुल, एबीवीपी की तरफ से ताकत तभी से लग रही है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, और हर बार उनकी तरफ से कोशिश होती है लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार एबीवीपी को उम्मीद इसलिए दिखाई दे रही थी कि 10 साल बाद जो लेफ्ट गठबंधन है वो एक टूट गया था और अलग अलग पैनल उतार दिए गए थे। एसएफआई और आईसा की तरफ से पहली बार मतलब 10 साल में ऐसा हो रहा था कि दोनों के कैंडिडेट आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, और इसके बाद से ही एबीवीपी की तरफ से दावा हो रहा था कि सेंट्रल पैनल की हम 4 सीटें जीतेंगे। लेकिन जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें जो एबीवीपी है, जो बीजेपी का छात्र संगठन है, उसकी एक बार फिर से हार हुई है। सेंट्रल पैनल की 3 जो सीटें हैं वो आईसा गठबंधन ने जीत ली हैं, और एबीपी को सिर्फ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की एक सीट मिली है। खुश होने की बात यह है कि 10 साल बाद उनको एक पहली बार उनका खाता खुला है। लेकिन अगर ये लेफ्ट गठबंधन इस बार भी बन जाता तो ये सीट भी एबीपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर आईसा और एसएफआई के बीच में मतभेद पैदा हो गए थे, दोनों चाहते थे कि अध्यक्ष का जो पद है उनके छात्र संगठन के हिस्से में आए, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो इस चक्कर में दोनों अलग अलग लड़े हैं। लेकिन जो आईसा का गठबंधन है वो इसमें 3 सीटें उन्होंने जीती हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर आईसा के नीतीश कुमार जीते हैं, और जो उपाध्यक्ष पद पर मनीष हैं जो डीएफएस के हैं, और महासचिव मुतिया फातिमा हैं जो डीएफएस की हैं, और जो संयुक्त सचिव हैं वो बेवब मीणा है एबीवीपी के। तो आप ये मतलब जो लेफ्ट का अलग अलग लड़ना भी मतलब जो एबीवीपी को फायदा नहीं पहुंचा पाया है। अगर एबीपी से सीधा जिस तरीके से पिछले 10 साल से जो गठबंधन चला आ रहा था उस तरीके का गठबंधन होता तो इस बार एबीपी की और बुरी हार होती। अगर आप पिछले साल लेकिन एक चीज और है, आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का गठबंधन रहा होता, जो लेफ्ट पार्टीज का जो उनके स्टूडेंट विंग है, तो इस तरह की जो एक कह लीजिए कि बहुत नज़दीकी मामला न रहता, बहुत कांटे की टक्कर थी। जो प्रेसिडेंट उम्मीदवार थी वो बहुत देर तक आगे ही चलती रही, यहाँ पर लेट नाइट काउंटिंग हुई है। समझिए एक बात महत्वपूर्ण ये है कि 42 काउंसिलर की सीटें हैं, जी हाँ, 42 में से 24 एबीवीपी ने जीती हैं, जी हाँ, और कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें क्लीन स्वीप एबीवीपी ने किया। जी हाँ। तो ये वामपंथियों को सोचने की आवश्यकता है कि भाई आप मतलब अध्यक्ष पद जीतना जरूरी था आपको कि एकता जरूरी थी। तो अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे गठबंधन टूटेंगे तो किस तरीके से आप इस समय जो आपका नारा होता था फांसी वास ले लेंगे, लाले लाले लाल सलाम, ये लाले लाले लाल सलाम जो होता है तो ये अध्यक्ष पद पे ही गठबंधन टूट जाएगा। जी तो ये आत्म निरीक्षण और आत्मचिंतन करने की वामपंथी संगठनों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि इन 4 पदों पर भी बहुत कांटे की टक्कर थी, खासतौर पर अध्यक्ष पद को लेकर। नहीं, हाँ, शुरुआत में तो 4 सीटों पर बीजेपी जो एबीवीपी थी आगे चली थी। एक्चुअली क्या है कि कुछ जो स्कूल हैं वहाँ एबीवीपी का जबरदस्त दबदबा रहा है, और चुनाव चाहे लेफ्ट गठबंधन ज्वाइंट लड़ता या अलग अलग लड़ता। पिछली बार भी जब ज्वाइंट लड़े थे तब भी एबीवीपी ने 18 काउंसिलर पद जीत लिए थे। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ वो हर चुनाव में क्लीन स्वीप करते हैं। इस बार भी उन्होंने उन जगह क्लीन स्वीप किया है, लेकिन जो अलग अलग लड़ने के चलते 5-6 काउंसिलर पद जो लेफ्ट गठबंधन के हिस्से में आने थे वो उनके हाथ से निकल गए हैं। लेकिन यदि आप बात करें ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की, जो एबीपी का पिछले 5 साल से जो लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, इस चुनाव में वो वोटिंग परसेंटेज काफी नीचे आया है। लगभग एबीपी को 5 से 7% की हर सीट पर उनका वोट परसेंटेज पिछले चुनाव से नीचे गिरा है। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट का अलग अलग लड़ना भी एक तरीके से वो मजबूती हुए है। यदि उनके वोट जोड़ दिए जाएं तो जो लेफ्ट गठबंधन है उसका वोट पिछले चुनाव की तुलना में कम से कम 8-10% ऊपर ज्यादा ही बढ़ गया है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि छात्रों के बीच में एबीपी की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। गठबंधन नहीं था वो अलग बात है, अलग गठबंधन हो जाता तो शायद काउंसिलर पद में जो पिछली बार उनको 18 सीटें मिली थी वो उससे भी नीचे आ जाते, और साथ ही साथ जो एक सीट मिली है वो तो खैर जीतना वैसे ही मुश्किल हो जाता क्योंकि बहुत ही क्लोज मार्जिन से वो सीट जीत पाई है एबीवीपी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जेएनयू में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ, लेफ्ट पार्टीज को बड़ी जीत हासिल हुई है।
4 महत्वपूर्ण पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव का, उस पर जीत हासिल हुई है। लेकिन एबीवीपी ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद एबीवीपी ने जीता, पर कांटे की टक्कर रही। और जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि काउंसलर्स के पद जो है वो 40 में से 24 पद जीते हैं अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, यानी जो वाम संगठन थे, लेफ्टिस्ट संगठन थे, अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। भले ही महत्वपूर्ण 3 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय राजनीति में भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती दिख रही हैं अमलेंदु जी, कि कई इसका रिफ्लेक्ट होती क्या, ये एक बहुत उनको जो है कि एक मैसेज है, बड़ा मैसेज है। एक बार फिर रुक करेंगे जयपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन जो हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, और उसमें पहलगाम की घटना का जिक्र किस तरह से हो रहा है ये भी देखेंगे। पीसीसी के पदाधिकारी यहाँ पर आप सभी जमा हुए हैं। इस सभा में उपस्थित हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और इंचार्ज सेक्रेटरी श्री सुखजिंदर रांधवा साहब, पीसीसी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोत्रासी और सीएलपी के नेता टीकाराम जूली जी, हमारे सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी जी और तमाम साथी जो इस मंच पर बैठे हैं और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको चंद बातें कहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ संगठन की एक मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग के नाते हम नहीं आए हैं। जरा चुप बैठिए भाई, ये संगठन का मीटिंग है। तो आपको क्या करना है और आपको क्या सुनाना है सारे राज्य में, ये हम बताएंगे। एक तरफ तो अपनी बात रखेंगे और दूसरी तरफ हमारे एआईसीसी से जितने भी सर्कुलर्स निकले हैं और एआईसीसी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस सारे चीज़ों को आप पढ़ के हर बूथ लेवल पे आपको जाना होगा, बताना होगा और इसके लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं इस संविधान बचाओ रैली में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश के अहम सवालों पर मैं आपके साथ चंद बातें साझा करूं। इससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वह देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें तो जयपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं और वहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सुबह सुबह ही आज एक बार फिर कई सारे सवाल पूछे हैं कि जो कुछ भी हुआ है पहलगाम में उसका जिम्मेदार कौन है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदारी लेंगे, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। इसका जवाब कब मिलेगा ये देखने वाली बात है और इसका जवाब लोग तभी से पूछ रहे हैं। कौन सी सख्त कार्रवाई की गई है वो पूछ रहे हैं और क्यों ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, किसकी गलती है, जिम्मेदार कौन है, ये पूछ रहे हैं। सबको जवाब का इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार सबसे ज़्यादा इस बात का है कि एक हफ्ते होने को हैं, कौन सी सख्त कार्रवाई की गई उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। तो बहुत सारे सवाल हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ और तमाम खबरों के लिए। जम्मू कश्मीर से भी आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट से इस समय क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये भी आप डीबी लाइव पर देखेंगे और बहुत सारे हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं उनको आप देखिए। और इस हमारी टीम पहुंची हुई है, हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई है और आपको वहां से जो उस समय वहां की ग्राउंड पर स्थिति क्या है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, वहां के तमाम लीडर्स क्या सोच रहे हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। कितना असर पड़ा है वहां के टूरिज्म पर इस घटना के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे, वो भी जानकारी आप तक पहुंचेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।